हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 3 केमिस्ट्री का विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का अध्ययन किया जाता है। वो शाखा विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन की इस शाखा में इन दोनों ही ऊर्जाओं का आपस में इंटरचेंजेबल जो होता है उनका अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इन दोनों की स्टडी की जाती है। यहाँ अब हम इसके थोड़ा आगे अगर देखें तो यहाँ हम इसको युक्ति या उपकरण की अगर बात करें तो वह युक्ति या उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं, हम उन्हें सेल कहते हैं। सेल में इन्हीं ऊर्जाओं के आधार पर, ये दोनों जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा है, इन्हीं के आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा विद्युत अपघटनीय सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये सेल जो किस बेसिस पर हमने कहा कि ये ऊर्जाओं के आधार पर यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आधार पर हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अगर हम कहें कि विद्युत अपघटनीय सेल यानी कि वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। अब इसमें एक ये है कि विद्युत अपघटनी जो सेल है उसको हम विद्युत अपघटनी सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इस सेल की जो खोज की गई थी वो गैल्वेनिक नामक साइंटिस्ट था, वो उसके आधार पर इसको गैल्वेनिक सेल, और एक वैज्ञानिक था वोल्टा, उसके आधार पर इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली कुछ डेनियल सेल से भी मिलती है, इसलिए हम इसे डेनियल सेल भी कह सकते हैं। कुछ कार्यप्रणाली इससे मिलती है, इसलिए डेनियल सेल भी कहलाता है। तो ये जो हमारा सेल है विद्युत अपघटनी सेल, इस सेल की स्टडी करने से पहले हम कुछ एक विद्युत अपघटनीय सेल जो बनते हैं उसमें विद्युत अपघटन जो पदार्थ होते हैं उनकी स्टडी करना जरूरी होता है। विद्युत अपघटनीय पदार्थ जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए अगर 11th क्लास में ये कुछ मैटर था जिसमें बताया गया था कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर या तो उनका अपघटन पूर्ण रूप से अपघटन हो जाता है या वो पूरी रूप से अपघटित नहीं होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला वे पदार्थ जो पूरी रूप से टूट जाते हैं, यानी कि अगर हम इसका कहें कि अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, जिनका विद्युत अपघटन यानी कि पूरी तरह से जल में आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, हम उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जल में घोलने पर टूटते नहीं या आयनित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हम इसकी चर्चा इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे काम है विद्युत अपघट्य से। विद्युत अपघट्य अगर हम कह रहे हैं कि इनका पूर्ण आयनन हो जाता है, पूर्ण आयनन या वियोजन हो जाता है। पूर्ण आयनन या वियोजन किसके अंदर होगा, यानी कि किसी भी विलायक या जल के अंदर जब हम इसको बोलेंगे तो इसका पूर्णतः वियोजन हो जाता है या आयनन हो जाता है, हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इनमें इनके वियोजन के आधार पर हम इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा पार्ट रहेगा हम उसको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक दूसरा होता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य।
प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक हमारा हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन यानी कि आयनन यानी कि वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी कि वो जल में घुलने के बाद 100% पूर्णतः यानी वियोजित हो जाते हैं। 100% अगर वियोजन हो जाता है या 100% आयन हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, पूर्णतः आयनों में टूट जाता है, हम उनको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और जिनका वियोजन पूर्ण ना होकर आंशिक रूप से इनका वियोजन होता है, कुछ टूटते हैं और कुछ सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका 100% वियोजन नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और कुछ एज इट इज ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। तो हम इन्हीं के बेसिस पर हमारे जो विद्युत अपघट्य सेल है, इनमें हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य काम में लिए जाते हैं, यानी कि जिनका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। और इन्हीं से हमें क्या करनी है कि रासायनिक ऊर्जा जो इनकी वजह से रासायनिक ऊर्जा जो बनती है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए जब हम इस विद्युत अपघट्य सेल का उपयोग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्रबल विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में कौन कौन से आ सकते हैं? अगर हम इसमें कहें प्रबल विद्युत अपघट्य में एसिड जो है हमारे, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3 ये। और इसके अलावा हम बेस की बात, एक क्षार की बात करें तो बेस हमारे हो सकते हैं इसके अंदर जो भी सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, प्रबल क्षार, NaOH, KOH, ये कुछ इसके स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके अलावा हम सॉल्ट की भी बात कर सकते हैं, जो लवण होते हैं, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, वो सॉल्ट जो है वो NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, और Na2SO4 हो सकता है, सोडियम सल्फेट। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, हम इस विद्युत अपघट्य सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में इसका उपयोग करेंगे। अब विद्युत अपघट्य के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से ये सेल बनता है, किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य, अब इसका अगर हम एक ड्रॉ करें डायग्राम कि हमारे पास जो विद्युत अपघट्य या अपघटनीय सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो किस प्रकार से होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है। पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास कि एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि विद्युत अपघट्य सेल बनाने के लिए हमें किसी एक विद्युत अपघट्य की आवश्यकता हो, और वो भी हम प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे। दुर्बल में कौन से होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य में जैसे कि हम वही एसिड के अंदर होते हैं, बेस के अंदर होते हैं, जबकि हम उनका यूज नहीं करेंगे, हमें चलो बता देते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर एसिड जो होते हैं CH3COOH, ये वीक एसिड्स हुआ। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड हुआ। हम वीक बेस की बात करें तो जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके वीक बेस हो जाते हैं, और इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बनते हैं वो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर काउंट किया जाता है। अब हम इसमें यूज करें कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने NaCl, जो एक तरह से सॉल्ट है। अब इसको किसी एक बैटरी और दो इलेक्ट्रोडों से इसको जोड़कर एक पूरा सर्किट बना लिया जाता है। यहां ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसको हम एनोड कहते हैं, और इसलिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर ये वाला जो नेगेटिव है, इसको कैथोड कहते हैं, और ये की नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड और कैथोड, चूंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इसलिए इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल से है, इसलिए इसको
नेगेटिव चार्ज होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रोड पूरी तरह से डिप्ड होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब ये पूरा प्रोसेस, ये जो चित्र है हम इसकी बात करेंगे इस डायग्राम में। इस डायग्राम की कार्य प्रणाली क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, यानी कि किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, तो उसकी कार्यविधि को हम यहाँ समझ लेते हैं। इस सेल में जब अभी तक हमने इस की को ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है, जब हम इसको शुरू करते हैं यानी कि इस की को ऑन करते हैं, ऑन वाली सिचुएशन में, तो यहां से करंट फ्लो होता है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहां से होते हुए इसके अंदर से होते हुए वापस ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो हमें पता है कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। इसमें होता ये है कि जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो होता है कि जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था ये पूरी तरह से आयनों में, जिसको हमने कहा था कि 100% आयनों में विभाजित हो जाता है, तो ये इसका फ्यूजन यानी डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है और Na+ और Cl आयन में टूट जाता है। जब Na+ और Cl में टूटता है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो Na+ बना हम इसको बोलते हैं एनायन, और जो केटायन, और यहाँ पर जो ये Cl- होता है ये होता है एनायन। एनायन जो होते हैं वो मूव करते हैं एनोड की ओर इस जगह, यानी Cl- आयन जितने भी होते हैं वो सारे एनोड की तरफ मूव करते हैं, और पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि एनायन केटायन जो है वो कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ, यहाँ से C और A से A इस तरह से याद किया जा सकता है। तो यहाँ पर Cl- आयन जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर एनोड के ऊपर से क्लोरीन जो गैस होती है वो रिमूव होती है, लिबरेट हो जाती है, और उसके बाद बचा सोडियम आयन होता है, वो सोडियम इस क्लोरीन के ऊपर डिपोजिट होने लग जाता है या जमने लग जाता है। कुछ समय बाद जब यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है, यहाँ सोडियम जो है वो डिपोजिट होने लग जाता है एज ए सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एनर्जी फ्री हुई इन दोनों के टूटने की वजह से हम उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी फ्री हुई हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की वजह से, तो हम इस कह सकते हैं कि ये जो सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है इस एनर्जी के परिणाम से। अब यहाँ रिएक्शन होती क्या है, ऑन एनोड, यानी कि ऑन एनोड रिएक्शन क्या होगी। ऑन एनोड अगर हम कहें तो हमें पता है एनोड और एनोड के ऊपर, यानी कि हम जानते हैं कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यानी कि हम कहते हैं इसको ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप Cl यानी क्लोरीन जो यहाँ आ रही थी वो क्लोरीन Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर, Cl एक इलेक्ट्रॉन को Cl- के फॉर्म में था वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देती है और Cl बन जाता है। और यहाँ पर ऑन कैथोड वो क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, और इस रिडक्शन यानी अपचयन के परिणाम स्वरूप जब सोडियम यहाँ आता है तो सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Na सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो टोटल जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीकरण या अपचयन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, सॉरी ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, और यहाँ रिडक्शन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ये घटना जो होती है हमारे विद्युत अपघटनीय सेल के अंतर्गत होती है। थैंक यू।